हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा सब लोग। तो चलो सब लोग बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रल की मार्च 2021 मेंस में जितनी क्वेश्चंस आई थी सारी क्वेश्चंस कवर करने के लिए ट्राई करेंगे ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था ये, तो तुम लोग देख सकते हो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। इसमें हमको एक लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n f ऑफ 1/n प्लस f ऑफ 2/n अप टू f ऑफ 1, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो लिमिट हमको पूछ रहे हैं ये समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पाएगा, है ना। जैसे मैं अगर देखूँ इसको प्रॉपरली तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं अभी का l बोल देता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n समेशन, अगर मैं r का वैल्यू 1 से तो n तक वेरी करा दूँ, और ये बन जाएगा f ऑफ r/n। r की जगह पे पहले 1 रखा तो 1/n आएगा, प्लस करके 2 रखा तो 2/n आएगा, ऐसे कंटिन्यू करोगे। लास्ट में तो f ऑफ 1 आया, मतलब n/n तुम लोग उसको बोल सकते हो। सो गिवन लिमिट जो है वो समेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लिमिट है ये डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो सकता है ना। सो हम लोग लिमिट ऑफ सम या कन्वर्टिंग लिमिट इनटू डेफिनाइट इंटीग्रल ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या होता है हमारा कि अगर ऐसे फॉर्मेट हमको दिया हुआ रहेगा लिमिट का, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन f ऑफ r/n, है ना, जहाँ पे r का वैल्यू वेरी करता है 1 से लेके तो n तक। इसको हम लोग लिख देते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल 0 से तो 1 f ऑफ x dx, है ना। हमने बोला था कि r/n को रिप्लेस करो x से, और ये r1 से तो kn रहेगा, तो 0 से k बोलते हैं लिमिट। यहाँ पे r1 से तो 1 इंटू n है, इसलिए 0 से 1 बोला था। तो आई होप कि तुमको वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो ये जो गिवन लिमिट था ये तो डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो l विल भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1/n चाहिए रहता है तो ये 2 बाहर आया रहेगा। सो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 0 से तो 1 f ऑफ x से dx हुआ रहेगा। अब f ऑफ x तुमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, तो इसको हम लोग जो है अभी l बोला था, अब इसको मैं i से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये ऐसे कुछ बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से तो 1, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से तो 1 f ऑफ x क्या दिया हुआ है हमको, एक लॉग का कंपोजिशन दिया हुआ है। सो लॉग ऑफ 1 प्लस tan ऑफ पाई x/4 dx। अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ कि लॉग का कंपोजिशन दिया हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग का कंपोजिशन जब आता है तो किंग रूल वो यूज़ करेगा। किंग रूल इन द सेंस x को रिप्लेस कर देगा a प्लस बी माइनस एक्स, है ना। उससे फ़ायदा क्या होता है कि log a प्लस log b यानी log ऑफ a इंटू बी होता है, इसलिए वो उन सब क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टी है हमारा वो प्रॉपर्टी वो यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि x को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करोगे प्रॉपर्टी के लिए, 0 + 1 तो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। सो i क्या बन जाएगा अभी हमारा, i बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 से तो 1, 2 टाइम्स ऑफ 0 से तो 1 log टू द बेस 2 ऑफ 1 प्लस tan ऑफ π/4। x को रिप्लेस कर दिया आपने 1 माइनस एक्स से, और ये ऐसे बन गया dx। तो यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज़ किया है। सो ये हो जाएगा i यानी 2 टाइम्स ऑफ 0 से तो 1 log टू द बेस 2 ऑफ, ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस, चलो ठीक है लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस πx/4 और ये होल dx। अभी tan ऑफ a प्लस बी की सिंपल फार्मूला उसके आगे जो सॉल्व करना है उसके लिए यूज़ होगी। सो 0 से तो 1 log टू द बेस 2 ऑफ, इसको मैं लिख सकता था अभी 1 प्लस tan ऑफ a प्लस बी यानी tan ऑफ π/4 तो 1 होता है, तो 1 माइनस tan ऑफ πx/4, इसको dx लिखता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस tan ऑफ π/4 x। ठीक है, अगर इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करो तुम लोग तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से तो 1 log टू द बेस 2 ऑफ, ये बन जाएगा मेरा 2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 2/1 प्लस tan ऑफ πx/4, और ये बना dx। फिर से अगेन लॉग का सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, तो i जो था 1 में वही आता हुआ मिलेगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से तो 1 log टू द बेस 2 ऑफ 2 माइनस log टू द बेस 2 ऑफ
1 प्लस tan ऑफ पाई एक्स बाय 4 और ये dx। तो तुम लोग समझ ही चुके होंगे कि ये फिर से जो है मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये तुमको आई मिला है और ये डेफिनाइट इंटीग्रल सॉल्व करना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन जो था पहले वो देख लो, लिमिट से डेफिनाइट इंटीग्रल में आया और जो क्वेश्चन दिया हुआ था मतलब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था उसका यूज़ किया। वो तो क्लियर है कि लॉग की कंपोजिशन आ रही है हमारी, तो डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, एक्स विल बी रिप्लेस बाय ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। तो मैं ठीक है इसमें यहाँ तक तुम लोग देख लो, राइट वाला पार्ट जो है वो मैं मिटाता हूँ और इसका आंसर जो है हम लोग वो मैच कर लेते हैं कैलकुलेट करके। सो नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा आई। सो आई विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 से तो 1 log टू द बेस 2 ऑफ 2 तो 1 ही होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, log टू द बेस 2 ऑफ 2 यानी 1 हो जाएगा dx माइनस ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है ये फिर से आई होगा, इसको इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा मेरा 2i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, अभी अगर हम लोग 1 की इंटीग्रेशन निकाले तो वो तो x होगी, तो 0 से तो 1, सो 2 चला गया, सो i का वैल्यू विल बी 1 है ना। सो इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन थी, इसकी जो आंसर होगी हमारी वो 1 आएगी। सो तुम लोग देख सकते हो मेरे अकॉर्डिंगली बहुत इजीली तुमको ये समझना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो। अगेन ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। अगर मैं पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की बात करूँ, सो ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर के अंदर आए थे बेटा, 16 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अगर कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कंसेप्ट वाइज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था हमारा, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट उन क्वेश्चंस में क्या होता है कि प्रॉपर्टी यूज़ हो जाता है डेफिनाइट इंटीग्रल का, x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स से। बट अगर आप यहाँ पे वैसे स्टार्ट करते तो प्रॉब्लम क्या आता वो देख लेते हैं। अगर आप रिप्लेस करो x को तो किससे रिप्लेस करोगे, इसमें 8 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो वो तो बनेगा f ऑफ 8 माइनस एक्स बनेगा। अगर इस डेफिनाइट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो वो क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एक्स बनेगा। अब उसने रिलेशन नहीं दिया है ऐसे कुछ, है ना, कि f ऑफ x और f ऑफ 8 माइनस एक्स के बीच का रिलेशन दिया रहता तो मैं किंग रूल मतलब प्रॉपर्टी यूज़ करता, या तो f ऑफ x और f ऑफ 2 माइनस एक्स के बीच का रिलेशन दिया रहता तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए जाता। यहाँ पे इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो प्रॉपर्टी तो यूज़ करना वहाँ पे सही चीज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तो करना क्या चाहिए था सर वो देख लेते हैं। सो एक कोई तो इंटीग्रल ले लो, I1 ले लो या I2 ले लो, तो हम लोग यहाँ पे I2 लेते हैं। सो I2 दिया हुआ था मेरा -1 से तो 3 f ऑफ x dx। अब अगर हम लोग देखें तो रिलेशन किस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, f ऑफ x और f ऑफ 1 प्लस एक्स के बीच में दिया हुआ है, बट प्रॉपर्टी का यूज़ करके f ऑफ 1 प्लस एक्स तो नहीं ला पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अगर मैं x को रिप्लेस करूँ या x को रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करोगे, 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करो तो लिमिट्स भी जो है होंगे वो चेंज होते हुए दिखेंगे। सो I2 क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा f ऑफ 1 प्लस एक्स dx। अब यहाँ पे x का वैल्यू -1 था, इधर रखूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर x का वैल्यू 3 था, इधर रखूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 0 से तो 4 f ऑफ 1 प्लस एक्स dx। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली f ऑफ 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकते हो वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से तो 4 f ऑफ 1 प्लस एक्स विल बी 2 माइनस f ऑफ x dx, है ना। यहाँ पे मैंने यूज़ किया कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 प्लस एक्स यानी क्या होता है 2 होता है, तो उसका यूज़ कर दिया। f ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पे 2 माइनस f ऑफ x लिखा। अभी भी जो है I2 में I1 तो आता हुआ नहीं दिखा है, तो I2 की जो लिमिट्स थी वो 0 से तो 4 2 माइनस 0 से तो 4 f ऑफ x dx था। I1 में जो है वो 0 से तो 8 f ऑफ x dx था। अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई बच्चा बोलेगा कि सर I1 में आप जो है वो लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर दो और फिर वो शायद से I2 लेकर आ जाएगा। तो लिमिट हाफ करने वाला प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँ I1 में, और एक कॉमन कन्फ्यूजन बता रहा हूँ, I1 में 0 से तो 8 लिमिट है, यहाँ पे 0 से तो 4 है, तो आप चाहोगे कि I1 को लिमिट हाफ कर दो तो शायद I2 आ जाए। बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली फिर से I1 में अगर आप हाफ वाला प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा, देखो सो 0 से तो 8 f ऑफ x dx था। अब हाफ वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि 0 से तो 2a f ऑफ x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 से तो a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से तो ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे 2a की जगह पे अगर 8 लोगे तो इधर 4 तो आ जाएगा, ये बराबर है, इधर भी 4 आ जाएगा, ये भी बराबर है, बट यहाँ पे जो है वो 8 आएगा। अब इसको सॉल्व करना फिर से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो I1 में मैं फिर से हाफ लिमिट करने वाला प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। इसी के वजह से एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है वो तुमको देखने के लिए मिलेगा कि लिमिट हाफ करने का प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, फिर करना क्या चाहिए सर वो देखते हैं अब। सो इसको मैंने मिटा दिया। ये किसी बच्चे का कन्फ्यूजन होगा कि सर आप I1 में हाफ करके I2 जा सकते थे, तो वो पॉसिबल नहीं था वहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ तो I1 मेरा था वहाँ पे 0 से तो 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। I1 में कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं I2 नहीं ला सक रहा हूँ, ना ही I2 में कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके I1 ला सक रहा हूँ। बट तुमने अगर गिवन को देखा, सो गिवन क्या था हमारा वो देख लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स यानी जो है हमारा 2 है। तो इसे में अगर तुमने x को रिप्लेस किया बेटा 1 प्लस एक्स से, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स को रिप्लेस किया 1 प्लस एक्स से, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। इसका और इसका सब्ट्रैक्शन करो, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन अगर करें, सो देयरफॉर कंडीशन क्या बनता हुआ दिखेगा मुझे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 प्लस एक्स यानी क्या बन जाएगा मेरा 0 बन जाएगा। इसके ऊपर से मैं जो चीज़ बोल सकता हूँ उसको प्रॉपरली समझो। सो ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स यानी बन जाएगा मेरा एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। अभी हमने ऐसे कुछ पढ़ा होता है कि एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ टी प्लस एक्स अगर आता है, सो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 प्रॉपरली इस चीज़ को समझो, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में तुम लोग ऐसी कुछ कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करके हम लोग फंक्शनल इक्वेशन की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वहीं से तुमको थोड़ा आइडिया लेना था कि ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब तो बहुत ईजी हो गया, पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड कितना है इसका 2 है। सो I1 क्या हो जाएगा मेरा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यूज़ कर लो पीरियोडिक फंक्शन की। सो 0 से तो 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ अभी 0 से तो 2 इंटू, सो 4 इंटू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये बन जाएगा मेरा 4 टाइम्स ऑफ 0 से तो 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये क्या यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का यूज़ करके मैंने I1 को लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि 0 से तो एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा। सो वो क्या बन जाएगा, n इंटू 0 से तो t एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा, n इंटू 0 से तो t एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल का जो पीरियोडिक फंक्शन वाला प्रॉपर्टी होता है वो मैंने यूज़ किया। इस स्टेज में भी मैं फिर वही कर देता हूँ, तो इसमें यहाँ पे तुम लोग I2 को क्या लिख पाओगे वो भी समझ लो। सो I2 यानी हो जाएगा मेरा 0 से तो 4 2 dx माइनस 0 से तो 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो रहा था। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 0 इसको ओके, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, I2 को मैं लिख देता हूँ ये 2 इंटू 4 माइनस 0 माइनस 0 से तो 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। चलो अब देखो, तो ये जो आया है फिर से पीरियोडिक के जैसे ही आया कि 0 से तो 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, तो I2 हो जाएगा मेरा 8 माइनस 0 से तो 4 था, अब एफ ऑफ एक्स जो है वो फिर से पीरियोडिक है, तो इस 4 को आप लोग क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 लिखोगे। इसको लिखा आपने 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 लिखने से क्या हो जाएगा, 0 से तो एन टी, फिर से यही वाला प्रॉपर्टी लगा वहाँ पे। सो 0 से तो एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो दिस विल बिकम 2 इंटू 0 से तो 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 इंटू 0 से तो 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब रिलेशन तुमको वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाएगा। सो हमको किसका वैल्यू चाहिए था, I1 प्लस 2I2 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो I1 प्लस 2I2 अगर मैं करूँ
सो I1 था मेरा 4 टाइम्स 0 से तो 2 एफ ऑफ एक्स से डी एक्स प्लस I2 यानी हो जाएगा 16 माइनस 4 टाइम्स 0 से तो 2 एफ ऑफ एक्स से डी एक्स। तो ये कैंसल आउट हो गया और फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा 16। फाइनल आंसर आ गया हमारा 16। सो आई होप कि तुमको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या करना था, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, ये सब मैंने उसमें कवर करने के लिए ट्राई किया है। तो इसको तुम लोग देख सकते हो। कुछ चीज़ें थोड़ी फास्ट हुई है तो आराम से देख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, इसको देख सकते हो तुम लोग। ऐसी काफ़ी क्वेश्चंस जो है हम लोग पहले ऑलरेडी सॉल्व करते हैं कि जिसमें क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है, मॉड इन्वॉल्व होता है या फ्रैक्शनल पार्ट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व होता है तो जनरली पीरियोडिक फंक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी चीज़ आ रहा है वो इंटीजर जहाँ पे आता है वहाँ पे गिवन लिमिट्स को ब्रेक डाउन करा देते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो सिंपल सा चीज़ आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x। अब x की इंटीजर वैल्यूज़ क्या होगी 0 से 10 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो वहाँ पे ब्रेक डाउन्स होंगे। तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद समझने के लिए ट्राई करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा 0 से तो 1, ये ऐसे लिख दूंगा, थोड़ा लिखने में ही बढ़ा जाएगा ये e की पावर x माइनस 1 और ये बन जाएगा मेरा dx प्लस 1 से तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x e की पावर x माइनस 1 dx और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा और जो जाएगा और लास्ट टर्म आएगा मेरा 9 से तो 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 dx। तो आई होप कि तुमको ये तो क्लियर है कि ब्रेकडाउन्स कैसे ऑकर हो गए। अब अगर हम लोग देखें तो 0 से 1 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 से 1 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। वैसे ही 1 से 2 में वो इंटीग्रल को क्या करना है वो देखते हैं। 1 से 2 में इसका वैल्यू 1 होने वाला है, इसका वैल्यू भी 1 होने वाला है। ऐसे ही 9 से 10 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की जगह पे 9 लिखोगे, इसकी जगह पे भी 9 लिखोगे। आई होप कि तुमको वो तो क्लियर ही होगा। चलो ठीक है, अगर मैं गिवन क्वेश्चन को प्रॉपरली देखूँ तो मैं उसको वहाँ पे लिखता हूँ। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे पैटर्न समझने के लिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन का, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ पैटर्न ही ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आया था मेरा 0 से तो 10 की जगह पे हर बार जो लिमिट्स है वो चेंज हो रही है, तो मैं इसको a से तो b कर लेता हूँ। सो a से तो b ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x e की पावर x अपॉन e dx ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो ये गिवन क्वेश्चन बस 0 से तो 10 की जगह पे a टू b किया, क्योंकि यही सब कुछ हर बार है ना। ये जो पार्ट है कॉमन वही हर बार है, बस ये जो लिमिट्स है वो चेंज होती जा रही है। उसके वजह से क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर बस थोड़ा सा ही डिफर करने वाला है। तो मैं बाकी चीज़ों को करता हूँ। तो देखो यहाँ पे तो एक वैल्यू आता है, तो वैल्यू आएगा तो वो तो कांस्टेंट के जैसे होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाहर, e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये भी बाहर, और ये जो e है ये ऊपर जाएगा तो ये भी बाहर हो गया। बच क्या गया, a से तो b e की पावर माइनस ऑफ x से dx, बस इतना ही बच गया है हमारा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा, e इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू, अगर मैं देखूँ e की पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की पावर माइनस ऑफ एक्स अपॉन माइनस 1, ये होगा मेरा a से तो b। तो मैं चलो इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ सीधे सीधे। तो ये होगा मेरा 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन e की पावर ऑफ b, है ना। तो ये जो इंटीग्रल रहेगा इसका आंसर हमेशा ये आने वाला है। अब ये सारे इंटीग्रल अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो ये सारे इसी फॉर्म में थे, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर से लिखेंगे। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 0 ही बन जाएगा। इसको देखते हैं। सो 1 से 2, तो 1 से 2 में ऐसे अगर इंटीग्रल रहता है तो आंसर ये आने वाला है, तो ये आएगा e इंटू, अब 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। e की पावर यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में 1 होगा, b का वैल्यू 2 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन ई माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। ऐसे ही प्लस अगर मैं इसके आगे वाला भी इंटीग्रल देखूँ बेटा तो वो क्या होता, 2 से तो 3
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इंटू ई की पावर ऐसे कुछ अपॉन ई की पावर x माइनस वन। अगेन यही फॉर्मेट का वो इंटीग्रल है। फाइनल आंसर जो ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इसका आंसर जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, e इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ई की पावर ऐसे कुछ आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e इंटू, इस केस में अगर 2 से तो 3 जा रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा मेरा 2 होगा, है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। वैसे ही यहाँ पे भी वैल्यू कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर। और ये सॉल्विंग करके पार्ट ये कितना आएगा, 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई क्यूब। तो अगेन पैटर्न फॉलो हुआ, ऐसे ही पैटर्न्स फॉलो होते जाएंगे। और लास्ट वाली टर्म जो है मतलब 9 से तो 10, सो 9 से 10 में इस चीज़ का आंसर जो रहेगा फिर से इसी फॉर्मेट में आने वाला है। सो वो हो जाएगा मेरा e इंटू, अब 9 से 10 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू होगा मेरा 9 इंटू, यहाँ पे e की पावर 9 आएगा इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 से 10 है तो a का वैल्यू विल बी 9, b का वैल्यू विल बी 10, तो ये आएगा मेरा 1 अपॉन e की पावर 9 माइनस 1 अपॉन e की पावर ऑफ 10। तो आई होप कि तुमको ये जो डेफिनाइट इंटीग्रल है इसी का यूज़ करके सब कुछ मैंने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये लास्ट इंटीग्रल का डायरेक्ट आंसर इस फॉर्म में रहता है ऐसे यूज़ किया है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तुम लोग समझ सकते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं अब सिंप्लीफिकेशंस में। सो आई कैसे हो रहा है हमारा वो देखो, आई विल बी, ये अब ये ई इंटू ई मतलब ई स्क्वायर हो गया। अगर इसको आप अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ई से डिवाइड हो रहा है तो इन द सेंस ई आ रहा है वो। सो ई माइनस, यहाँ पे अगर करूँ तो ये आ जाएगा ई माइनस ऑफ 1 प्लस, ये आ गया मेरा 2 इंटू, अब ये ई इंटू ई स्क्वायर ई क्यूब हो गया, तो अब इसको अंदर डाल दो तो ये क्या आएगा फिर से ई माइनस 1 ही आएगा। अगर तुम लोग अगर पैटर्न फॉलो करके अगर ऐसे ही देखते जाओ तो ये ऐसे कंटिन्यू होगा और कैसे जाएगा, लास्ट में आएगा मेरा 9 इंटू ये e और e की पावर 9 मतलब e की पावर 10, अंदर अगर जाएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, e माइनस 1 हो जाएगा। तो गिवन क्वेश्चन में इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए भी पैटर्न था, आगे सॉल्व करने के लिए भी सिंप्लीफिकेशंस में पैटर्न ही है। सो आई क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे e माइनस 1 जो है वो पूरा बाहर निकलेगा और दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। तो अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ये होगा मेरा 9 इंटू 10 अपॉन 2, है ना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे यूज़ हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, e माइनस 1 इंटू ये 2 1 जा 5 जा तो ये हो जाएगा 45। तो फाइनल आंसर विल बी 45 इंटू ई माइनस 1। सो ये कौन सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है ये हम लोग देख सकते हैं अगर गिवन क्वेश्चन हम लोग देखें, है ना। सो ये जो आंसर है हमारा ये कहाँ पे आ रहा है वो तुम लोग देख लो, ये आ रहा है हमारा ऑप्शन सी के अंदर। सो आई होप कि तुमको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर है, तुम लोग देख सकते हो। आज जो क्वेश्चन हमने पढ़ा ये कंपैरेटिवली पहली 2 क्वेश्चन थी वो काफ़ी अच्छी क्वेश्चन थी और ये तो हम लोग क्लास में सॉल्व करते ही है, बट यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल जो है इसने पैटर्न का यूज़ करके सॉल्व किया। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ थोड़ा प्रॉपरली देख लेना, हो सकता है कि अगली क्वेश्चंस में भी वो ऐसे कुछ पैटर्न यूज़ करे। चलो ठीक है, सो थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।